इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन शब्द इन्फ्लेट से बना हुआ है और इन्फ्लेट माने हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का फूलना बढ़ना। तो इस रूप में जब हम इन्फ्लेशन कहते हैं तो इन्फ्लेशन का अर्थ एकमात्र किसी चीज़ में वृद्धि होने से है, फैलाव से है। अब ये फैलाव किस चीज़ में है, इसको अर्थशास्त्र में किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त कर लिया गया और इस दृष्टि से हम लोग उसको हिंदी में मुद्रास्फीति शब्द कहते हैं, जबकि इंग्लिश में भी कहा जाना चाहिए इन्फ्लेशन ऑफ मनी, और तब हम उसको हिंदी में कहें मुद्रास्फीति। और यदि केवल इन्फ्लेशन का अर्थ हम ये निकालते हैं कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या मूल्य स्तर में वृद्धि, तो स्फीत शब्द से हिंदी में भी अर्थशास्त्र में जब हम इसको प्रयोग करें तो इसी अर्थ में हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर एक परंपरा सी बनी हुई है कि हम इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, तो हम मुद्रास्फीति शब्द का प्रयोग करेंगे। केवल मैंने ये ध्यान दिलाया कि फिर इंग्लिश में इसको इन्फ्लेशन ऑफ मनी क्यों नहीं कहते, केवल हिंदी में हम उसको मुद्रास्फीति कहते हैं और हिंदी में भी हम इसको स्फीति कह के उसका भाव समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये जो मुद्रास्फीति है इसका अर्थ क्या है या ये किस चीज़ को व्यक्त करती है। तो मुद्रास्फीति एक तरह से अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर जनरल प्राइस लेवल में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। एक तरह से यदि हम कहें तो जो भाव निकल रहा है वो मुद्रा की मात्रा में स्फीति नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर में स्फीति, अर्थात सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो, और वैसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। अब सामान्य मूल्य स्तर है क्या, इस पर एक वीडियो मैंने इसके पहले इसी चैनल पर बनाया है, मुद्रा का मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर या मूल्य स्तर। तो इस रूप में हम जब सामान्य मूल्य स्तर की बात करते हैं तो इसमें हम इसको समस्त वस्तुओं के औसत मूल्य की बात करते हैं, और जब हम समस्त वस्तुएं कहते हैं तो इसमें वस्तुएं सेवाएं सब सम्मिलित हो जाती हैं, अर्थात वस्तुओं के मूल्य भी और साधनों के मूल्य भी। तो इस रूप में समस्त मूल्य सम्मिलित होंगे और समस्त मूल्य अंततः क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में ही जुड़ते हैं, और इसलिए हम सामान्य तौर पर ये कहते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को औसत अगर हम निकालें तो इसको हम सामान्य मूल्य स्तर कहते हैं। यहाँ पर केवल संदर्भ के लिए हम आपको ध्यान दिला दें, जब हम सामान्य मूल्य स्तर कहते हैं तो एक बात उठती है कि सारी वस्तुओं, अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उन सब के मूल्यों का औसत निकालेंगे तो व्यक्त कैसे करते हैं, क्योंकि सबके मूल्य तो अलग अलग होंगे, सबकी बेची जाने वाली मात्राएं अलग अलग होंगी। तो उस स्थिति में सामान्य मूल्य स्तर को मूल्य सूचकांकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, और जब ये मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स नंबर बनाए जाते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि इसमें
समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर समस्त वस्तुओं के मूल्यों को सम्मिलित नहीं कर मिलता, क्योंकि असंख्य वस्तुएं किसी देश में खरीदी बेची जाती हैं और करोड़ों हाथों के बीच ये गुजरती हैं। उस स्थिति में कुछ प्रतिनिधि वस्तुओं को, अर्थात वस्तुओं के एक बास्केट या समूह को हम लोग उसमें सम्मिलित करते हैं और प्रयास ये होता है कि ये वे वस्तुएं हों जो हमारे कुल व्यय में एक तरह से सामान्यतः ये कुल व्यय का प्रतिनिधित्व करती हों, या उनके आधार पर कुल व्यय के बारे में या मूल्यों के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हो। तो ये जो सूचकांक बनाने का काम या इन मूल्यों को इकट्ठा करने का काम पूरे देश भर के संदर्भ में ये बड़ा काम है, और ये बड़ी एजेंसियों के माध्यम से, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और इसी तरह की तमाम एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से ये इकट्ठे किए जाते हैं और सूचकांक बनाए जाते हैं। और जब सूचकांक बनाए जाते हैं तो किसी एक वर्ष के मूल्य को, और ये वर्ष सामान्यतया ऐसे वर्ष चुने जाते हैं जो सामान्य वर्ष हों, अर्थात जिसमें अधिक उतार चढ़ाव आर्थिक क्रियाओं में न हुए हों, और वैसी स्थिति में उस वर्ष के मूल्य को, औसत मूल्य को 100 मान लिया जाता है। और फिर अगले वर्षों में जो मूल्य में परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को इसी 100 के आधार पर, अगर जैसे हम ये कहें कि एक साल पिछले साल को हम 100 मान लें, तो एक साल बाद जो मूल्य है वो कितना है, तो अगर जितना मूल्य पिछले वर्ष था औसत, उसको 100 माना गया, और जितना मूल्यों का औसत इस साल होगा उसको हम उसी के आधार पर निकालेंगे, और अगर ये बढ़ा है तो 100 से अधिक आएगा। तो इस रूप में जो सूचकांक हैं वो एक आधार वर्ष होता है, और आधार वर्ष के आधार पर अगले वर्षों के लिए ये सूचकांक बनाए जाते हैं। और सूचकांकों में जो मूल्य हैं उनके आधार पर हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि मूल्यों में परिवर्तन कितना हुआ है। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर कोई वर्ष हम ले लें, मान लीजिए 2018, और ये कहें कि इस वर्ष में सूचकांक था 100, अर्थात उस साल के मूल्य को हमने 100 मान लिया है। अब हम कहें कि 2021 में मूल्य क्या है, 20 में क्या मूल्य है, तो ये मूल्य मान लीजिए गया, हम कह सकते हैं कि 130, 20। और फिर हुआ कि 2022 में मूल्य कितने हैं, 21 में मूल्य कितने हैं, ये हम काल्पनिक लिख रहे हैं, इसको ये न समझिएगा कि ये सही वाला है। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए आ गया 150 या 40 कर दें। तो इस स्थिति में अगर आपसे कहा जाए कि 20 और 21 में तुलना करें, मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि 2020 में ये था 120, तो 2021 में कितना होगा, तो हम देखेंगे कि 150 है, तो इसको हम 150 ऊपर लिखेंगे। इसको कहते हैं ये वर्तमान वर्ष का सूचकांक है, और ये पिछले वर्ष का सूचकांक है, और देखेंगे कितना हुआ सूचकांक इस वर्ष। तो इस प्रकार से जब निकालेंगे तो देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, और 12 से अगर आप 4 से इसको करेंगे, 4 तियाँ 12 और 3 से 3 चौक 12 और 3 पचे 15, तो ये एक कट चुका है, और ये 150 ऊपर हो गया, और ये 100 पचे 500 बटा 400 बराबर आएगा 125। जिसका मतलब ये हुआ कि जो मूल्य 2020 में 100 था, वो मूल्य 2021 में 125 हो गया। इसका मतलब है कि मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। तो ये केवल हम आपको संदर्भ के लिए बता रहे थे कि जो मूल्यों के सूचकांक हमें मिलते हैं या जो प्रकाशित होते हैं एजेंसियों द्वारा, उन मूल्यों के आधार पर हम ये देख लेते हैं कि मूल्य में परिवर्तन कितना हुआ है, और ये सामान्य मूल्य स्तर होगा, जिसमें ये हम मान के चल रहे हैं कि इसमें देश में
जो लेन देन की जाने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया हुआ है। अब हम प्रारंभ करेंगे कि मुद्रास्फीति या स्फीति क्या होती है, और इस संदर्भ में हम जो स्फीति की प्रमुख उनके विशेषताएं हैं, उनके जो प्रमुख लक्षण हैं, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि मुद्रास्फीति के सारे पहलू हमारे समक्ष आ जाएं। और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पहला हम ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश में किसी समय अवधि में सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। और जब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, और जब हम कहते हैं सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब है कि मूल्यों का, समस्त वस्तुओं के मूल्यों को औसत जो है वो बढ़ते हैं। और जब बढ़ते हैं तो क्या हम इसको कह दें कि ये मुद्रास्फीति है? तो उसके संदर्भ में आता है कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं, मतलब इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वो जो मूल्यों की वृद्धि है वो लोगों के रहन सहन के स्तर पर, आर्थिक विकास पर एक तरह से हानिकर या प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती है। और ऐसी वृद्धि को हम लोग कहते हैं, ये वृद्धि थोड़ी नहीं होती बल्कि ये सब्सटेंशियल होती है, बहुत ऐसी मात्रा में होती है जो मायने रखती है और जो अर्थव्यवस्था को या आर्थिक क्रियाओं को नुकसान या प्रभावित करती है। और जो ये वृद्धि है वो आप कहते हैं इन्फ्लेशन इज ए अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइसेज, मूल्यों की ये ऊर्ध्वगामी गति है, और जिसमें ये होता है कि मूल्य निरंतर बढ़ते रहते हैं। और जब मूल्य निरंतर बढ़ते हैं तो क्या ऐसे ही बढ़ते हैं? उनके पीछे कोई कारण तो होगा। तो जो बढ़ते हैं उसमें तमाम आर्थिक चर एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो हम इसको कहते हैं कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें जो आर्थिक चर हैं वो एक चर परिवर्तित होता है तो वो दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरा तीसरे को, और इस प्रकार एक क्रम ऐसा होता है कि मूल्य निरंतर बढ़ते जाते हैं। और तब हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और जब हम लॉन्ग टर्म जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं होता कि मूल्य वृद्धि थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए बढ़े और हम कह दें कि ये मुद्रास्फीति है, स्फीति है। ऐसा नहीं है, मूल्य लंबे समय तक बढ़ेंगे और एक प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ेंगे जिसमें आर्थिक चर आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे और मूल्यों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और फिर क्या होगा कि जब मूल्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं तो एक और प्रवृत्ति होती है कि मूल्य कुछ बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा। इस तरह की प्रवृत्ति अगर हो तो ये कहा जाएगा मूल्य बढ़ते हैं फिर थोड़ा घट जाते हैं फिर बढ़ते हैं, लेकिन औसत प्रवृत्ति जो है ये मूल्य बढ़ने की होती है। तो इन्फ्लेशन के साथ एक और टर्म हम जोड़ सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइसेज। इरिवर्सिबल का मतलब हुआ ऐसा मूल्य जो आगे बढ़ता है तो वो फिर पीछे नहीं आता, निरंतर आगे बढ़ता है। और जब निरंतर आगे बढ़ता तो हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल होता है, पीछे रिवर्स नहीं होता, लौटता नहीं है, बल्कि ये निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और जब ये निरंतर आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि ये जो मूल्य का परिवर्तन है ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है और एक तरह से सतत है, या इसी को कहते हैं परसिस्टेंस राइज इन प्राइसेज। परसिस्टेंट राइज का मतलब हुआ कि जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है वो दृढ़ है, अस्थायी प्रकृति की है और आगे निरंतर बढ़ती जाती है। और जो मूल्य, मैंने क्या कहा, मूल्य स्तर निरंतर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, पीछे लौटने की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, और मूल्य बढ़ने का ये सिलसिला जो है
वो अस्थायित्व लिए हुए होता है। और इसको कहा जाता है कि ये मूल्य स्तर में जो वृद्धि हो रही है ये सस्टेनेबल है, सस्टेन्ड है, अर्थात ये निरंतर अस्थायित्व लिए हुए है, ये सेल्फ सस्टेन्ड है, अर्थात जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है उसमें ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी एक क्रियाशीलता है जो उस मूल्य को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। और इस रूप में कहा जाता है इन्फ्लेशन इज सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड। मतलब मूल्य के बढ़ने के जो कारण हैं वो उसी प्रक्रिया में ही निहित हैं और ये मूल्यों की वृद्धि निरंतर बनी रहती है। तो निरंतर बनी है इस नाते सेल्फ सस्टेन्ड है, और क्योंकि मूल्यों के बढ़ने के कारण भी उसी प्रक्रिया के भीतर ही हैं, इस नाते ये सेल्फ कंटेन्ड भी है। अंतर्निहित हैं वे शक्तियां उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ही। जैसे अगर हम ये कहें कि वस्तु के मूल्य बढ़ें, उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ें, और जब मूल्य बढ़ेंगे तो उत्पादन के साधनों के जीवन स्तर पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। और इसलिए अगर उत्पादन के साधनों को हम कहें मजदूरों को, तो मजदूर ये प्रयास करेंगे क्योंकि बाजार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं, इसलिए उनकी मजदूरियां भी बढ़ाई जानी चाहिए। और अगर उनकी मजदूरियां बढ़ाई जाएं तो लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ेगी तो कीमत और बढ़ जाएगी। तो अब आप देखें कि एक कारण से कार्य हो रहा है, और जैसे मैं ये कह दूँगा, जैसा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, जिसके नाते मूल्य स्तर बढ़ा वस्तुओं सेवाओं का, और उसके कारण जो है लागतें बढ़ी श्रमिकों की मजदूरी के रूप में, कच्चे माल के वस्तुओं के रूप में, वृद्धि के रूप में उनके, और आगे जाके फिर बढ़ा। तो ये सेल्फ कंटेन्ड की स्थिति है, इसमें अंतर्निहित हैं वे सारी कारक जो मूल्य वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा कि मूल्य बढ़ेगा, मूल्य स्तर में वृद्धि होगी। ये मूल्य वृद्धि कैसी होती? सब्सटेंशियल होती, बहुत ही मायने रखेगी, महत्वपूर्ण होगी, और ये निरंतर आगे की ओर बढ़ेगी मूल्य, और मूल्य बढ़ने की एक प्रक्रिया होगी, और ये अनवरत चलती रहेगी, अर्थात मूल्य में सातत्यता बनी रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और निरंतर ये मूल्य जाएगा, अस्थायित्व रहेगा, परसिस्टेंट रहेगी ये, और ये कभी पीछे की ओर नहीं आएगी, अर्थात मूल्य गिरेंगे नहीं बल्कि निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। ऐसी प्रवृत्ति को हम मुद्रास्फीति या स्फीति कहेंगे। तो हमने ये तमाम शब्द लिखे थे यहाँ ताकि ये आपको ध्यान बराबर बना रहे। इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल होगा, ये परसिस्टेंट होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कभी पीछे नहीं लौटेगा, ये सस्टेनेबल होगा, ये सेल्फ सस्टेन्ड होगा, ये सेल्फ कंटेन्ड होगा, और अब आइए देखिए ये इनऑर्डिनेट भी होगा। इनऑर्डिनेट का मतलब जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है उसको आप सामान्य मूल्य वृद्धि की तरह नहीं होती, बल्कि उससे कुछ अलग होती है, और जिसको हम लोग कहते हैं ये असामान्य होती है, असाधारण होती है। साधारण वृद्धि को हम लोग मुद्रास्फीति नहीं कहते, असाधारण वृद्धि को कहते हैं, इनऑर्डिनेट को। और असाधारण का सीधा सा मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक चरों को, आर्थिक विकास को, आर्थिक क्रियाओं को, या आर्थिक जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं, ये जो लोग भी आर्थिक एजेंट्स हैं, उन सब के जीवन स्तर पर ये कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इस नाते इस वृद्धि को हम असामान्य कहते हैं। सामान्य जो मूल्य वृद्धि होती है अपने क्रम में, उसको हम मुद्रास्फीति नहीं कहते। ये भाव इसमें व्यक्त किया जा रहा है। और ये एक और शब्द आ रहा है कि ये कॉम्प्रहेंसिव होती है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब व्यापक होती, विस्तृत होती है, जिसका मतलब कि अर्थव्यवस्था के पूरे क्षेत्र में ये फैली हुई होगी। सब अधिकांश वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ये मूल्य वृद्धि दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र का मतलब भौगोलिक नहीं,
हमारे आर्थिक क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र है, लघु उद्योग का क्षेत्र है, कच्चे मालों की बाज़ार है, इस तरह से खाद्य पदार्थों की बाज़ार है। ऐसे तो कहीं कहीं अगर एक दो जगह ये मूल्य बढ़ता है तो हम ये अस्फीतिक नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इसको, और विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर मूल्यों में, सामान्य मूल्यों में वृद्धि होनी चाहिए। और जब हम सामान्य मूल्य स्तर की बात करते हैं तो वहाँ पर, इसके पहले मैंने आपको अभी संदर्भ दिया था कि एक अलग वीडियो है जिसमें मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर के संबंधों पर चर्चा की गई है। यहाँ हम केवल इतना बता दें कि मुद्रा का मूल्य होता है वैल्यू ऑफ मनी, कि मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा से हम वस्तुओं को कितनी खरीद सकते हैं। और जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है, अर्थात जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है, तो एक निश्चित मुद्रा से अब हम पहले की तुलना में कम वस्तुएं खरीद पाते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है। कब? जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, अर्थात मूल्य स्तर बढ़ने पर मुद्रा की वैल्यू या उसका मूल्य गिरता है। तो मुद्रा के मूल्य में और सामान्य मूल्य स्तर में विपरीत संबंध होता है। और जब हम मुद्रास्फीति को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर तेजी से वृद्धि होती है, और मूल्य स्तर में अगर वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है, घटता है। और इसलिए दूसरी तरह से इसको हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति में मूल्य स्तर में तेजी से वृद्धि होती है, या मुद्रा के मूल्य या मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी आती है। और ये वो सब शब्द जुड़ जाएंगे कि परसिस्टेंट होगी, ये सिग्निफिकेंट या सब्सटेंशियल होगी, और ये सब्सटेंशियल होगी, ये कंटिन्यूअस होगी, सेल्फ सस्टेन्ड होगी, और ये निरंतर। इस तरह से इसको हम मुद्रास्फीति या स्फीति कहेंगे। तो एक जनरल आइडिया जो है वो मुद्रास्फीति के बारे में हमारे समक्ष आई है, और अभी हम केवल उस मुद्रास्फीति के स्वभाव या प्रकृति को आपको बता रहे थे। अभी हम इसके पीछे नहीं गए कि मूल्य क्यों बढ़ा है या क्यों निरंतर मूल्य बढ़ता है, और मूल्य बढ़ने के कारणों को भी जब हम इसमें सम्मिलित करेंगे तो मुद्रास्फीति के और विभिन्न पहलू हमारे समक्ष आएंगे। तो अभी हम परिभाषाएं पढ़ेंगे और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मत हमारे समक्ष आएंगे, लेकिन हम इतने के आधार पर एक निष्कर्ष या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर तेजी से बढ़ने वाली प्रवृत्ति है, जिसमें मूल्यों में बढ़ने की सातत्यता या स्थायित्व बना रहता है, और ये मूल्य में होने वाली वृद्धि आत्मस्थायी, सेल्फ सस्टेन्ड होती है, और ये अप्रत्यावर्ती होती है, इरिवर्सिबल, पीछे की ओर नहीं लौटती, ये निरंतर बढ़ती जाती है। और इस प्रक्रिया में हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य या उसकी क्रय शक्ति में निरंतर ह्रास होता जाता है। तो इसको हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं, और ये मुद्रास्फीति का एक आशय है, अर्थ है। अब हम मुद्रास्फीति की परिभाषा पर चलेंगे, और उस परिभाषा में इसके विविध पहलू हमारे सामने आ जाएंगे। और मैं आपको यहाँ ध्यान दिला दूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर मैंने 8 या 10 परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों की लिखी हैं, और उनको मैं आपको समझाऊंगा भी, और क्योंकि यहाँ लिखने में समय लगेगा इस नाते यहाँ नहीं लिखूँगा, और उनको पढ़ के और आपके उसके अर्थ समझाता चल रहा हूँ। तो इस दृष्टि से अब हम लोग मुद्रास्फीति या स्फीति की परिभाषाओं पर ध्यान देंगे, और उसके अन्य तमाम पहलू हमारे समक्ष आएंगे। एक परिभाषा मैं पढ़ रहा हूँ, ये परिभाषा है लेडलर और पार्किन की। मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, 8-9 परिभाषाएं वहाँ लिखी हैं, उन्हीं परिभाषाओं को हम आपको समझा रहे हैं। और
इंग्लिश में वहाँ लिखी हैं और हिंदी हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ जाएं। देखिए लिखा है, इन्फ्लेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूसली राइजिंग प्राइसेस। बिल्कुल बात स्पष्ट है कि इन्फ्लेशन जो है मूल्य में निरंतर वृद्धि की एक प्रक्रिया है। हो गया, ये पढ़ चुके हैं आप। आर इक्विवेलेंटली, या बिल्कुल समान रूप में, इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, ऑफ कंटिन्यूअस फॉलिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, कि मुद्रा के मूल्य में निरंतर होने वाली कमी या मूल्य स्तर में निरंतर होने वाली वृद्धि को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। एक टर्म, एक लाइन हमें यह पता चली कि मुद्रास्फीति में मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। दूसरे अर्थशास्त्री हैं पीटरसन, और उनको भी मैं पढ़ रहा हूं। द वर्ड इन्फ्लेशन इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस, मतलब इन्फ्लेशन को यदि हम बहुत विस्तृत रूप में बताएं, बहुत सूक्ष्मता से उसकी गहराई पर न जाएं और सामान्य भाषा में जो हम इसका अर्थ निकालते हैं वो बताएं, तो लिखा है रिफर्स टू एनी इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। ऐसी किसी भी सामान्य मूल्य स्तर में होने वाली वृद्धि को हम मुद्रास्फीति या स्फीति कहेंगे, विच इज सस्टेन्ड, जो निरंतर अस्थायित्व में हो या निरंतर अस्थायी तौर पर बनी रहे, अर्थात ऐसे न हो कभी कभार हो जाए, बल्कि निरंतर वो कुछ दिनों या लंबे समय तक बनी रहे। एंड नॉन सीजनल इन कैरेक्टर, ये नॉन सीजनल हो, मौसमी न हो कि किसी एक दो महीने में बढ़े और फिर घट जाए, फिर बढ़े फिर घट जाए, इसको हम मुद्रास्फीति नहीं कहते हैं। इट इज कंटिन्यूअस, ये सीजनल नहीं होगी, अस्थायी नहीं होगी, बल्कि ये अस्थायित्व लिए हुए होगी। तो जो हमने व्याख्या पहले पढ़ी है उन्हीं को ये पूरी कर रही हैं शायद दोनों परिभाषाएं। तीसरे एक अर्थशास्त्री हैं क्राउथर, और जो एक तरह से मुद्रा अर्थशास्त्र के प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों में बहुत प्रमुख हैं। एन आउटलाइन ऑफ मनी उनकी पुस्तक है जहाँ से हमने मुद्रा की परिभाषाएं पढ़ी हैं। इन्फ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, बिल्कुल वही बात जो पीछे इन्होंने पीटरसन ने कही थी, वो भी वही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो है मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता है, या दूसरी भाषा में हम कहें द प्राइसेज आर राइजिंग, जिसमें मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है। ये परिभाषा भी बिल्कुल वही है जो पीछे थी। अब एक परिभाषा सैमुअल्सन की है, पाउल ए सैमुअल्सन, पी.ए. सैमुअल्सन। इन्फ्लेशन आकर्स व्हेन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेज एंड कास्ट इज राइजिंग। हो गया, बस एक शब्द और आ गया जो दूसरों से अलग आया, वो है इन्फ्लेशन आकर्स। मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है व्हेन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेज, जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है, और उसी के साथ एक और शब्द जोड़ दिया, एंड कास्ट्स आर राइजिंग, और लागतें भी बढ़ती हैं। मैंने अभी पीछे उल्लेख किया था कि जब मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ेंगे तो मूल्य स्तर बढ़ेगा, और जब वस्तुओं सेवाओं के मूल्य बढ़ेंगे तो इसमें उपभोग की वस्तुएं होंगी, इसी में वो वस्तुएं भी होंगी जो कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में होंगी, जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगाई जाती हैं, उनके भी मूल्य बढ़ेंगे। और जब कच्चे मालों के मूल्य बढ़ेंगे, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे, तो फाइनल गुड्स के मूल्य और बढ़ेंगे, क्योंकि ये लागत में सम्मिलित होते हैं। और उधर हमने बताया कि श्रमिकों की मजदूरियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, और उत्पादन में और जो पूंजी का सामान लगते हैं उनके भी मूल्य बढ़ेंगे, जिससे लागतें बढ़ेंगी। तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ेंगे और लागतें भी बढ़ेंगी। और अभी तक जो टर्म हमने कहीं लागत का उल्लेख नहीं किया था, यही कहते थे। तो इस दृष्टि से अब इसमें यह सम्मिलित हुआ कि कुछ कारण भी आपको बताए जाने लगे हैं इन परिभाषाओं में, और ये बताया कि लागत में वृद्धि हो रही है और सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है, और इसको हम मूल्य मुद्रास्फीति कहेंगे। सैमुअल्सन है ये। अब एक परिभाषा और बता के फिर हम एक दूसरे तरह की परिभाषाओं पर आपको ले जाएंगे। एक है हैंसन, जो बहुत बड़े मौद्रिक अर्थशास्त्री हैं और केन्स के बाद
केंद्रीय अर्थशास्त्र का विकास किया, A.H. हैंसन, उनकी एक परिभाषा है, इन्फ्लेशन इज प्रेजेंट। ये माना जाए कि इन्फ्लेशन तब मानी जाएगी या उसकी उपस्थिति तब हम मानेंगे कब, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ परचेजिंग पावर, अर्थात जो मुद्रा की क्रय शक्ति की मात्रा है, अर्थात क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब हमारे पास जो मुद्रा है उससे हम ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, और उसकी मात्रा घटने का मतलब ये हुआ कि जो मुद्रा हमारे पास उससे हम कम वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो परचेजिंग पावर की क्वांटिटी या परचेजिंग पावर की जो वॉल्यूम है वो अगर घटता है तो इसका मतलब मूल्य स्तर बढ़ेगा तभी वो घटेगा। तो ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ परचेजिंग पावर इज परसिस्टेंटली माने दृढ़ता से होता है बढ़ना, इसका मतलब है कि वो बढ़ता ही जाता है, और रनिंग अहेड ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी तुलना में जो है तेजी से बढ़ते हैं। तो इस रूप में यही अर्थ कहने का है कि मूल्य स्तर में निरंतर तेजी से वृद्धि होती है वस्तुओं और सेवाओं के, और so that there is a continuous tendency of prices of both for commodities and factors of production rise, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी बढ़ते हैं और उत्पादन के साधनों के मूल्य भी बढ़ते हैं। उसी बात को थोड़ा सा विस्तार से कह दिया जो इसके पहले सैमुअल्सन ने कही थी, जब वो कह रहे थे कि कास्ट भी बढ़ती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य भी बढ़ते हैं। उसी बात को इसमें भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। तो जितनी परिभाषाएं अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं उन परिभाषाओं में सामान्य तौर पर कारणों के पीछे नहीं गए हैं लोग, और ये जनरल टेंडेंसी जो होती है मूल्यों के वृद्धि की उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। अब कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो इस पर जोर देती हैं कि मूल्यों में वृद्धि तब होती है जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, और कई अर्थशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि मुद्रा के मात्रा में वृद्धि का ही मतलब इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के माध्यम से इस बात को हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो जो कुछ अर्थशास्त्री इस पर ही जोर देते हैं और वो दूसरे कारणों को, और यहाँ तक कह देते हैं कि मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं वो एक तरह से शुद्धतः मौद्रिक है, और ये मुद्रा की मात्रा के परिवर्तित होने या बढ़ने पर ही ये वृद्धि होती है। और इस रूप में जब हम देखते हैं तो एक कोलबोर्न हैं अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा इन्फ्लेशन इज टू मनी, टू का मतलब TOO, अर्थात मुद्रास्फीति जो है वो तब उत्पन्न होती है जब बहुत अधिक मुद्रा चेंजेज टू फ्यू गुड्स, अर्थात जब वस्तुओं की मात्रा बहुत कम होती है और उनकी तुलना में वस्तुओं की मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और मुद्रा की बहुत ज़्यादा मात्रा थोड़ी सी वस्तुओं की पीछा करती है, उनको पकड़ने का प्रयास करती है, तो इस स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं और इसमें मूल्य तेजी से बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया कि जो मूल्य बढ़ता है जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं उसके पीछे जो उसके बढ़ने का कारण है वो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि है। और आगे हम चर्चा कभी इसके आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति के क्या कारण है, उसमें मौद्रिक और दुनिया तमाम कारण पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री केवल मौद्रिक कारणों को ही ध्यान पर महत्व देते हैं। और उनमें एक और महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रीडमैन, नोबेल मिला हुआ उनको मौद्रिक अर्थशास्त्र पर ही, और उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन इज ए प्योरली मॉनेटरी फेनोमेना, अर्थात यह शुद्धतः मौद्रिक घटना है और मुद्रास्फीति
का जो के जिम्मेदार जो पीछे कारक हैं वो मुद्रा की मात्रा ही, और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि जब होती है तब जब मूल्य बढ़ता है उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये जो कोलबर्न हमने पढ़ लिया, मिल्टन फ्रीडमैन हो गया, सैमुअलसन हो। मिल्टन फ्रीडमैन, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर ए मॉनेटरी फेनोमेना एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय ए मोर रैपिड इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी देन इन द आउटपुट। और ये कह रहे हैं कि ये तभी उत्पन्न होती है जब वस्तुओं की मात्रा के संदर्भ में मुद्रा की मात्रा में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि होती है। वैसी स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। और जॉन मेनार्ड केन्स ने इसको मुद्रास्फीति को पूर्ण रोजगार के स्तर से जोड़ दिया और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि जब तक पूर्ण रोजगार नहीं होता, अर्थव्यवस्था में साधन बेरोजगार रहते हैं, अप्रयुक्त साधन रहते हैं, वैसी स्थिति में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो इस मुद्रा की मात्रा से इन अप्रयुक्त संसाधनों को उत्पादन प्रक्रिया में लगाया जाता है। तो मुद्रा की मात्रा के बढ़ने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है और ऐसी स्थिति में कीमतों में बहुत धीमी गति से या तीव्र गति से वृद्धि नहीं होती, या वो जो टाइम लैग है जब तक उत्पादन की मात्रा बाजार में नहीं आती, कुछ दिन या थोड़े दिन कीमतें थोड़ी तेज़ी से बढ़ सकती हैं, लेकिन ये जो कीमत की वृद्धि है इसकी प्रकृति दूसरी होगी। और लेकिन जब पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के सारे संसाधन लगा दिए जाएंगे, वैसी स्थिति में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, इस नाते कीमतें उसी अनुपात में बढ़ती हैं जिस अनुपात में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और तीव्र कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में असली मुद्रास्फीति हम उसको कहेंगे जो पूर्ण रोजगार के बाद उत्पन्न होती है, और इसके पहले वाली जो है क्योंकि वो कुछ ही दिनों तक रहती है, इस नाते हम उसको आंशिक स्फीति कह सकते हैं, पार्शियल इन्फ्लेशन कह सकते हैं। या सामान्यतः उन्होंने कहा कि जो असली रूप है मुद्रास्फीति का वो पूर्ण रोजगार के बाद उत्पन्न होता है। और मेरे पास उतने समय है कि मैं परिभाषा दोहरा दूँ। इन्फ्लेशन इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर द अवेलेबल एग्रीगेट सप्लाई। संपूर्ण ये उत्पादन की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है तब, एंड ट्रू इन्फ्लेशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो स्फीति है असली रूप में अगर हम माने तो ये पूर्ण रोजगार के बाद जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और तब जब मूल्यों में वृद्धि होती है उसको हम स्फीति कह सकते हैं। तो इन परिभाषाओं के माध्यम से स्फीति के तमाम पहलुओं को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और अब इसके आगे जब आएंगे तो हम मुद्रास्फीति के प्रकारों पर जाएंगे, मुद्रास्फीति के कारणों पर जाएंगे और तब मुद्रास्फीति के और अनेक पहलू हमारे समक्ष आ जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी परिभाषाएं वहाँ से पढ़ेंगे, व्याख्या हमने आपको सबकी कर दी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।